हेलो दोस्तों, उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है कार्डमम पहाड़ियाँ। इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। यह पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ मिलती हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। इसके दक्षिण में पाल घाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी को अलग करता है। अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर में पालनी पहाड़ियाँ, इसकी शाखा कार्डमम इसे इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, दक्षिण में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है और यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों के केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ श्रृंखलाएँ 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है हमारा, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हुगली की सहायक नदी है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। हुगली नदी की सहायक दामोदर है। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह नदी पश्चिम बंगाल में काफ़ी तबाही मचाती है। यह नदी का उद्भव जो है छोटा नागपुर पठार से होता है। इसकी सहायक नदी बराकर, जमुनिया, बारकी है और यह रूपनारायण नदी के जल को संग्रह करती हुई हुगली में मिल जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, क्षेत्र दिया गया है, खनिज दिया गया है। देखिए, बादाम पहाड़ जो है लौह के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। मोशाबानी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। रवा जो है खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, बादाम पहाड़ जो उड़ीसा में है लौह के लिए, कोडरमा जो झारखंड में है अभ्रक के लिए, मोसाबानी तांबा यहाँ से, रवा जो है कृष्णा गोदावरी का तटीय क्षेत्र है जो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चंबल घाटी। चंबल घाटी जो है मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में चंबल और यमुना नदियों के उत्खात भूमि है। इसके अलावा भारत में मृदा अपरदन को सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित है। देखिएगा, पश्चिम हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, दूसरा है छोटा नागपुर का पठार, तीसरा है आपका साबरमती घाटी, चौथा आपका है महाराष्ट्र का रेगुड़ मिट्टी क्षेत्र, पांचवा आपका है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए मिलाना है हमको। स्वर्ण जो है कोलार से मिलता है। कोयला जो है आपका झरिया से मिलता है। तांबा जो है आपका खेतड़ी से मिलता है। लोहा जो आपका कुद्रेमुख से मिलता है। इस तरह इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। स्वर्ण जो है कोलार कर्नाटक से मिलता है। कोयला जो है आपका झरिया झारखंड से मिलता है। तांबा जो है आपका खेतड़ी राजस्थान से मिलता है। लोहा जो है कुद्रेमुख से कर्नाटक में जो है वहाँ से मिलता है। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिनमें सर्वाधिक संख्या वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क अभ्यारण्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क और अभ्यारण्य दोनों हैं बहुत सबसे अधिक संख्या में। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नागपुर में स्थित है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। इस संस्थान का पूरा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दक्कन के पठार आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी के जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। भीगने पर चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इसमें जो है कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम कार्बोनेट आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत अधिक होती है। इसे ब्लैक कॉटन सॉयल भी कहते हैं।
काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सदाबहार फल वृक्ष है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकाट। लोकाट जो है सदाबहार फल वृक्ष है और इसका उत्पादन जो है जापान में होता है, सर्वाधिक उत्पादन। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कांडला जो है पूर्वी तट पे नहीं है, पश्चिमी तट पे है। अन्य जो है चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरन जो है आपका ये पूर्वी तट पर है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह जौहरी बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा भारत के कोयला निश्चयों का प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोंडवाना तंत्र। गोंडवाना तंत्र जो है कोयला निश्चयों या डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत में कोयला भंडार 98% गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का विस्तार 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इसका प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में फैला है और जहाँ से 76% कोयला प्राप्त किया जाता है, जबकि 17% कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा 6% कोयला आंध्र प्रदेश से मिलता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है, जिसका उपयोग कोकिंग कोयला बनाकर देश में लौह इस्पात के कारखानों में किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में विश्रामपुर क्षेत्र जो है कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर संबद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1-2 भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से। ठीक है, तो इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र है। विश्व के सर्वाधिक 2/3 ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं। इसका विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप के माउंट इरेबस से लेकर प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर चारों ओर विस्तृत है। इस प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त अथवा फेरी रिंग ऑफ द पैसिफिक के उपनाम से भी जाना जाता है। इसे प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला भी कहा जाता है। विश्व के सर्वोत्तम ज्वालामुखी चिली का एकांगुआ, मैक्सिको का पापोकैटपेटल, जापान का फ्यूजियामा, संयुक्त राज्य अमेरिका का शास्ता, टेनियर हुड और फिलीपींस का म्यान और माउंट ताल इस पेटी के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सुमिलित है? तो इसमें हमको सुमिलित बताना है जो सही सुमिलित है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, बुशमैन जो है बोत्सवाना में। बुशमैन एक जनजाति जो बोत्सवाना में पाई जाती है। अन्य जो सम्मिलित नहीं है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। देखिए इसमें जनजातियाँ हैं और संबंधित क्षेत्र हैं। बुशमैन बोत्सवाना जो कालाहारी मरुस्थल है वहाँ पाए जाते हैं। एस्किमो जो है ग्रीनलैंड कनाडा में पाए जाते हैं। खिरगिज जो है मध्य एशिया में पाए जाते हैं। सेमांग जो है मलेशिया में पाए जाते हैं। मसाई जो है आपका केन्या में पाए जाते हैं। पेदास जो है आपके श्रीलंका में पाए जाते हैं और मावोरी जो हैं आपके न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। जूलू जो हैं आपके एकांता दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। पिग्मीज जो हैं कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केन्या से। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा पृथ्वी के 2 बार भागों में बांटती है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यह रेखा केन्या, इंडोनेशिया, कोलंबिया इत्यादि देशों से होकर गुजरती है। अगला हमारा प्रश्न है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न में ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, इस प्रश्न सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह मुख्यतः मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल में कुल 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों की संख्या सूर्य की दूरी के क्रम में इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। अगला हमारा प्रश्न है, सरकारी आयोग गठित हुआ समीक्षा करने के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1987 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। इस आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं। पहला, केंद्र राज्य
से संबंधित संवैधानिक प्रावधान में कोई संशोधन न तो उचित है और न ही आवश्यक है। देश की एकता तथा अखंडता के लिए मजबूत केंद्र अनिवार्य है। दूसरा, उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में लागू किया जाना चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा राज्यपाल को 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और बीच में इनका स्थानांतरण नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा केंद्र और राज्यों के बीच निगम कर से उचित बंटवारे के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। योजना आयोग को स्वायत्तशासी संस्था बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम में परिवर्तन करके इसका नाम राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास परिषद करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा राज्य को ऋण देने की पद्धति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं की संख्या कम से कम रखी जानी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में भाग 3 में अंतर्निहित संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के संविधान की आत्मा कहलाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसे संविधान की आत्मा कहा। और संवैधानिक उपचार संबंधी मूलाधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32-35 में किया गया है। संविधान 32 से 35 में किया गया है। संविधान के भाग 3 में प्रत्याभूत मूल अधिकारों को यदि राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाए तो राज्य के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने के अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित रिट जारी करने की शक्ति है। पहला रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट, अधिकार परीक्षा रिट। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, इसका आशय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसे अपनी अवमानना करने वाले को दंडित करने की शक्ति है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है कि ऐसे न्यायालय के निर्णय एवं और कार्रवाई लिखित होती है, उन्हें पूर्ण निर्णयों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। अगला हमारा प्रश्न है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारत और उससे दोनों रखते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय को संसद या विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम तथा कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी आदेश की वैधानिकता का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 111। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि यह विधेयक अपनी अनुमति देता है या वह अनुमति रोक लेता है। यदि वह धन विधेयक नहीं है तो अपने सुझावों के साथ या उसके बिना सदनों को उस पर पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।